शब्बीर ने मुजफ्फरगढ़ में एक ऐसे जोड़े को देखा है जो पसंद की शादी करने के बाद शहर छोड़कर चला गया था, लेकिन लड़की के बाप से सुलहनामे के बाद जब ये नौ बयाता जोड़ा दोबारा मुजफ्फरगढ़ आया तो कहानी कुछ और हो गई और शब्बीर ने यह वाकया खुद अपनी आंखों से देखा। आप भी देखिए। सैफ एक ठेले से अपनी पसंद की सब्जियां खरीद कर टोकरी में डाल रहा था कि इस दौरान सिदरा नामी एक लड़की ठेले के करीब आई और सब्जी वाले से मुख्तलिफ सब्जियों के दाम पूछने लगी। भाई टमाटर कैसे दिए? टमाटर 40 रुपए। इतने महंगे? और आलू? आलू 30 रुपए। सिदरा को भाव ताव करता देखकर सैफ ने एक नजर उसे देखा और गुफ्तगू में शामिल होने की कोशिश करने लगा। ले लें आप, कितने चाहिए आप कर लेंगे। 30 रुपए लगा लें। वैसे सब्जी बहुत महंगी हो गई है आजकल। सिदरा ने सैफ की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उसने अपनी पसंद की सब्जी तुलवाई और वहां से रवाना हो गई। ये भी तो लो, जल्दी कर। सिदरा के जाने के बाद सैफ ने भी जल्दी से अपनी सब्जी के पैसे दिए और खामोशी से सिदरा के पीछे रवाना हो गया। सिदरा को एहसास हो गया था कि सैफ उसका पीछा कर रहा था। फिर एक जगह वो बहाने से मुड़ी और सैफ को देखकर मुस्कुरा दी, जिसके बाद सैफ का हौसला बढ़ गया और वो तेज तेज कदमों से सिदरा के बराबर में चलने लगा। सैफ बड़ी राजदारी के अंदाज में सिदरा से उसका नाम और पता पूछने लगा। बहुत खूबसूरत है आप। कहाँ रहती हैं? क्यों, आप कौन है? मेरा नाम सैफ है और मैं पास में ही रहता हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ। तो मेरा मतलब है आप मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, मेरा घर आ गया है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सिदरा तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चली गई और सैफ देर तक उसी मकाम पर साकित खड़ा रहा। सैफ और सिदरा ने एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया था और कुछ अरसे के बाद इन दोनों के पास एक दूसरे के नंबर भी आ गए थे, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान ना खत्म होने वाला फोन कॉल्स का और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सैफ और सिदरा एक दूसरे का हाथ थामे राजो न्याज कर रहे थे। सैफ, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। तो ठीक है, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मगर हम रहेंगे कहाँ? तुम फिक्र मत करो, हम दोनों शादी के बाद हसन अब्दाल चले जाएंगे। सैफ, मुझे बहुत डर लगा। तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। सैफ और सिदरा अदालत में निकाह करने के बाद हसन अब्दाल चले गए। जब इस वाकये की खबर सिदरा के वालिद को हुई तो उन्होंने सैफ पर सिदरा की अगवा की दरखास्त दे दी। अदालत ने सिदरा और सैफ को मदऊ किया, जहां सिदरा ने अगवा के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद अदालत ने इन दोनों को अपनी मर्जी से जीने की इजाजत दे दी और उसके बाद ये दोनों हसन अब्दाल चले गए। उधर सिदरा का बाप घर से भागकर शादी करने पर इंतहाई तैश के आलम में था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ये भी खबर नहीं थी कि सैफ उसकी बेटी को लेकर कहां चला गया था। इसी इस तरह भी कैफियत में एक दिन सिदरा का बाप सैफ के घर पहुंच गया और उसके भाई से सैफ का अता पता पूछने लगा। सिदरा के बाप ने सैफ के दरवाजे की बेल बजाई तो सैफ का भाई बाहर निकल आया। जी जनाब, बोलिए। तुम्हारा भाई मेरी बेटी को कहाँ लेकर गया है? हमें तो खुद मालूम नहीं, हम तो खुद बहुत परेशान हैं। तुम परेशान मत हो, जो होना था वो हो गया। तुम अपने भाई से फौरन राब्ता करो, उसको कहोगे फौरन वापस आ जाए। हमें ये शादी कबूल है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप घर जाइए, मैं भाई से राब्ता करता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है। सैफ ने अपने भाई को कॉल करके जब तमाम तफसीलात मालूम की तो सैफ और सिदरा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और फिर सैफ ने अपने ससुर को कॉल कर डाली।
हेलो, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, मैं बात कर रहा हूँ सैफ। हाँ सैफ बेटा, खुश रहो खुश रहो। देखो बेटा, कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी भागकर शादी करे। खैर जो हुआ सो हुआ। तो ऐसा करो कि तुम दोनों फौरन वापस आ जाओ, हम अपनी बेटी को धूमधाम से रुखसत करेंगे। जी जी साजिद साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपकी बेटी बिल्कुल यहाँ खैरियत से है। हम जल्द आ रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ बेटा वो ठीक है, लेकिन तुम दोनों हो कहाँ? हम अपने बेटे और बेटी को खुद लेने आएंगे। बाप का मुशफिकाना रवैया देखकर सिदरा की आंख में आंसू आ गए। सैफ ने उसे दिलासा दिया और फिर वो दोनों अपना सामान पैक करने लगे। सिदरा का बाप अपनी बेटी और दामाद को हसन अब्दाल से लेकर मुजफ्फरगढ़ आ गया था और अब सिदरा अपने बाप के घर में और सैफ अपने घर में था। सैफ अपने घर में बैठा ये सोच रहा था कि किस दिन उसकी बीवी रुखसत होकर उसके घर आई। एक दिन सैफ अपने घर में था कि इस दौरान उसके ससुर का फोन आ गया। हेलो। हाँ सैफ बेटा, रात को शायद तुमने कॉल की थी और मैं सो रहा था। अभी मैंने इत्तेफाक से भी फोन देखा था, तुम्हारी मिस कॉल थी। कहो क्या बात है? वो साजिद साहब, इतने दिन हो गए अभी तक आपने बारात की तारीख नहीं बताई। हाँ हाँ बेटा, कुछ देर हो गई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। माफ कीजिएगा, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी बेटी को रुखसत नहीं करना चाहते और आप सिदरा से मेरी बात भी नहीं करवाते। साहिब साहब, मुझे लग रहा है खुदा ना खास्ता कोई। अरे नहीं नहीं बेटा, खबरदार जो ऐसी बुरी बात मुंह से निकाली। हाँ अगर तुम्हें कुछ शक है तो तुम अभी आ जाओ घर। ठीक है साजिद साहब, फिर मैं आ रहा हूँ। बहुत दिन हो गए अपनी बीवी की सूरत देखे हुए। हाँ बेटा आ जाओ, शाबाश। जी खुदाफिज। फोन रखने के बाद सैफ अपने घर से रवाना हो गया। वो तेज तेज कदमों से चल रहा था। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था कि कहीं बाप ने बेटी को कत्ल न कर दिया हो। सैफ अपने ससुराल पहुंचा तो मुबैना तौर पर उसके ससुर और साले ने उसका मुस्कुराते हुए खैर मकदम किया। बैठो बेटा। जी वो सिदरा को मिला दें। हाँ सिदरा घर पर ही है, अभी बुलाता हूँ मैं। सिदरा, सिदरा। मेरा ख्याल है शायद सिदरा सो रही है। तुम ऐसा करो, ये बैठो, खाना वाना खाओ। बेटा खाने के बाद उसको वैसे। अरे नहीं नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं। आप सिदरा को बुला दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और हाँ, मैं आज सिदरा को अपने साथ लेके जाऊंगा। अब हमारी शादी हो गई है, तो डरना किस बात का? डरना किस बात का? सैफ की बात सुनकर सिदरा के बाप का लहजा अचानक तब्दील हो गया और वो तुम से तू तड़ाक पर उतर आया। तुमने अपनी हैसियत देखी है, ओंडे बदमाश। साजिद साहब, जबान को जरा संभाल के रखें। मैं आपका दामाद हूं। खामोश। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। साजिद साहब, जबान को जरा संभाल के रखें। मैं आपका दामाद हूं। खामोश। दामाद का बच्चा, पकड़ो से, सीधे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? पकड़ो से। मेरी बेटी को तो भगा कर ले गया था। ले जाओ से, ले जाओ उसको। सैफ के मरने के बाद उसकी लाश घसीटकर एक छोटी सी खोली में ले जाई गई और उसकी लाश खोली में रखकर बाहर से कुंडी लगा दी गई।
सैफ का ससुर हाथ झाड़ता हुआ बाहर निकला और इत्मीनान से चारपाई पर बैठकर लाश को ठिकाने लगाने की मंसूबा बंदी करने लगा। शब्बीर ने देखा वो सब आपस में राजदारी से सरगोशी कर रहे थे। इस दौरान दो अफराद वहां से उठे और एक कमरे की तरफ लपके। थोड़ी देर में जब वो वापस आए तो उनके हाथों में कुदाल और बेलचे थे। अब वो सब खोली में गए और फिर एक गड्ढा खोदा जाने लगा। एक आदमी मुबैना तौर पर बाहर पहरा देता रहा। सैफ की लाश को गड्ढे में दफन करके ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी। उधर जब कई दिन तक सैफ लौटकर घर नहीं आया तो उसके भाई को तशवीश लाहक हुई और वो भाई को ढूंढता हुआ उसके ससुराल पहुंच गया। सैफ का भाई अपने भाई के ससुराल पहुंचा तो सिदरा का बाप तो अपने साथियों के दरमियान पलंग पर बैठा हुआ था। सैफ के भाई को देखकर अपनी जगह से उठा और गले लगाकर उसका इस्तकबाल किया। और सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ साजिद साहब, भाई कहाँ है? कई दिन से घर भी नहीं आया। भाई से राब्ता नहीं हो रहा? अच्छा, तो भाई तुम्हारा माशाल्लाह समझदार है और इसकी नई नई जॉब लगी है और इसमें दिल लगाकर वो काम कर रहा होगा। अपनी बीवी को दूसरे शहर लेकर गया है, फिर हम काम में मसरूफ होगा भाई। मगर उसका फोन भी बंद है और भाभी का फोन भी नहीं लग रहा। हाँ, फोन नहीं लग रहा। 2 दिन से तो मैं भी कॉल कर रहा हूँ लेकिन फोन उठा नहीं रहा। तो मेरा समझा शायद वो नया ना काम है तो यकीनन मसरूफ होगा और मैंने कहा चलो ठीक है। और हो सकता है उसका फोन बंद हो। साजिद साहब, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं खुदा न खास्ता? अरे नहीं, कैसी परेशानी की बात भाई। हमारा दामाद है, हमने उसे हंसी खुशी कबूल किया है। हमारी जिंदगी है वो, हमारी बेटी की जिंदगी है वो। तुम परेशान मत हो। अगर आपका उनसे राब्ता हो तो बता दीजिए, घर वाले बहुत परेशान है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, घर वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है वो है। और अगर तुम्हें राब्ता हो जाए तुम्हारा तो मुझे बताना, ठीक है? या चाहे उसको खाना और इसकी कोई जरूरत नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी। हाँ चलो ठीक, चलो भाई, ओके ओके। सैफ का भाई जब सैफ की ससुराल से बाहर निकला तो कुछ दूर जाने के बाद उसको एक जानने वाला मिल गया। उसने सैफ के भाई को बताया कि सिदरा का बाप उसकी शादी कहीं और कर रहा है। सैफ के भाई के पैरों तले से जमीन निकल गई और उसने सीधा थाने का रुख किया। और ये हैं वो हकीकी मनाजिर जो शब्बीर ने खुद अपनी आंखों से देखे। आप भी देखिए। सैफ का भाई थाने में दाखिल हुआ तो तफ्तीशी अफसर वहां मौजूद था। सैफ के भाई ने उसके सामने दरखास्त रख दी और तफ्तीशी मामले को समझने की कोशिश करने लगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। पुलिस ने इस मसले को संजीदगी से लिया था। तफ्तीशी अफसर सैफ के भाई को लेकर एसएचओ के पास पहुंच गया। सैफुद्दीन, ये इसने सिदरा माई को पहले अगवा किया था। अभी तक इसके भाई का कोई नहीं है। पुलिस वाले क्या करो और रेड करेंगे गाड़ी। ठीक है, हम लोग गिरफ्तार करके लेके आओ। ठीक है सर। एसएचओ के हुक्म के बाद छापामार टीम तेजी से मुल्जिमान के घर की तरफ रवाना हो गई और मुल्जिमान को हिरासत में लेकर थाने ले आई। ये हैं वो मनाजिर। ये जो है आपका दामाद था सैफुद्दीन, ये आपकी लड़की को अगवा किया था, फिर कहाँ गया? और तो वो चला गया था। फिर हम ले गए थे। तो आप ले गए थे? कहाँ से ले गए थे? वो पेशावर से ले गया। पेशावर से ले आए थे या किधर गया? फिर उसको जो है हमने मार दिया। कैसे मारा? सर उसका गला, फिर उसके
उसको दफन कर दिया। गड़ा किस किसने खोदा? वो हम चार बंदे थे। ये चारों आदमी ने गड़ा खोद कर उसको दफन कर जी, दिया। उसको दफन। कितना अर्सा हो चुका है? तकरीबन 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने। क्यों इसको गला दबा कर दफन किया? क्यों मारा है? सर उसने हमारे साथ जाती की। क्या जाती है? हमारी बच्ची को लेकर। बच्ची तो आपकी बाखुशी खुद उसके साथ निकाह किया है। सर पहले भी उसने किया था हमारे साथ। आपने थाना कुरैशी पर्चा नहीं कराया था? पर्चा करवाया था। फिर पर्चा करवाया था। हाँ। फिर उसके साथ सुलह हो गई थी। सुलह हो गई थी। जी, सुलह हो गई। फिर पर्चा क्या हुआ उस पर्चे का? फिर पर्चा तो वो अदालत में हमने बयान दे दिए थे। फिर उसको खारिज होने के बाद फिर इसने जाती कर दी। फिर जाती है। फिर निकाह कराया उसने? फिर जहाँ हाई कोर्ट में निकाह करवाया सर इसने। अच्छा। उधर से ये निकल के चला। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि सैफुद्दीन ये कहाँ है? सर उसने खुद फोन किया। नहीं, लाश भी बरामद करा दो। लाश भी बरामद करवा। मुल्जिमान की जानिब से एतराफ जुर्म करने के बाद जब उन्हें एसएचओ के पास पेश किया गया तो थानेदार उन पर बरस पड़ा। कत्ल कर दिया उसे। वो कत्ल कर दिया उसे। बड़े जालिम हो। सैफ का भाई भी वहां मौजूद था। जैसे ही सैफ के भाई को पता चला कि उसके भाई को कत्ल करके उसकी लाश दबा दी गई थी, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये है वो मनाजिर। एसएचओ ने सूरत हाल डीएसपी साहब को बताई तो उन्होंने लाश बरामद करने का हुक्म दे दिया। ये हकीकी मनाजिर आप भी देख लीजिए। ये सर ये इंटरोगेट किया इन मुल्जिमान को। अच्छा, तो उन्होंने इंसाफ किया कि हमने सैफुद्दीन को कत्ल कर दिया। ठीक है, आप उसको कस्टडी में लें और मैं भी उधर मौके पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। सैफ और सिद्रा ने पसंद की शादी की थी हाई कोर्ट में। लड़की ने बयान दे दिया था कि मैंने पसंद की शादी की। इसके बाद ये यहाँ से चले गए थे। बाद में ये जो साजिद है लड़की का जो फादर है, इसने उनको वरगला के सुलह के बहाने ला के अगवा करके उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। कत्ल करके उन्होंने लाश 2 माह से जो है ना छिपाई हुई थी। अभी दौरान इंटेरोगेशन साजिद ने ये कन्फेस कर लिया कि हमने डेड बॉडी वो जो है बकरियों का एक कमरा है उसमें छिपाई हुई है। अभी मैं और एसएचओ सिटी इन दोनों को लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार है। डेड बॉडी रिकवर होती है, एज पर लॉ पोस्टमार्टम होगा और तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए और मुद्दई को इंशाल्लाह ताला इंसाफ देंगे। शब्बीर ने देखा कि पुलिस की टीम ने गड्ढे से 2 माह पुरानी लाश बरामद कर ली थी। ये मंजर आप भी देख लीजिए। शब्बीर सैफ के बहीमाना कत्ल से लेकर उसको गड्ढे में दफन और वहां से निकाले जाने के मनाजिर लम्हा व लम्हा अपनी आंखों से देख रहा था। डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है, पोस्टमार्टम हो रहा है और बाकी मुल्ज़िमान जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द गिरफ्तार होंगे। मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिया जाए। हमें प्लीज़ इंसाफ जमीर शहबाज शरीफ तक और ये आईजी पंजाब तक की बात पहुँचाई जाए। बहन है ना, उसके साथ ज्यादती 3 बार की है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर जब हमारे हाथ आया तो फिर हमने कत्ल कर। कैसे कत्ल किया? गर्दन उसकी दबा के, हमने गर्दन दबा के उसको कत्ल कर। डीएसपी साहब सिटी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो जब से आए हैं उन्होंने सर्कल सिटी में जहां कभी काम नहीं हुआ था, इस तरह का एडवेंचर नहीं हुआ था, रोज एडवेंचर बाहर के सर्कलों से ज़्यादा इधर हो रहे हैं। तो डीएसपी साहब सिटी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और एसएचओ सिटी साहब को भी मैं अप्रिशिएट करने आया हूँ। शब्बीर को मालूम हुआ है कि मुबैना तौर पर सिदरा उम्मीद से थी, लेकिन उसका बच्चा जाया करवाकर उसकी शादी करने की तैयारी की जा रही थी कि सैफ के कत्ल का भांडा फूट गया और मुल्जिमान पकड़े गए। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और मुल्जिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
पसंद की शादी करने वाले नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। इनके वर्सा का यही कहना है कि मजलूम खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। आमिर शेख, एक्सप्रेस न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। शब्बीर का कहना है कि मोहब्बत में इंसान को कदम कदम पर धोखे और फरेब का सामना करना पड़ता है। लिया की 20 साल रिहायशी मुजम्मिला भी एक ऐसे ही शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। मुजम्मिला दरांती से फसल की कटाई में मसरूफ थी और खेत के किनारे एक गाड़ी पर सब्जियां लादी जा रही थी। गाड़ी के साथ ही एक स्टूल पर साकिब नामी मुंशी हिसाब किताब में मसरूफ था। मुंशी ने हिसाब किताब के बाद जेब से रकम निकाली और खेत की तरफ मुंह करके मुजम्मिला को आवाज देने लगा। ओ मुजम्मिला, इधर आ। अबे आई। मुजम्मिला अपने छोटे भाई और माँ के साथ काम कर रही थी। मुंशी की आवाज सुनकर मुजम्मिला खेत के किनारे चली गई। क्या है? गिनती कर ले, पूरे 2000 रुपए। ओए, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने मेरे पैसों में से भी डंडी मारना शुरू कर दी। चल निकाल मेरे 1000 रुपए और। बड़ा हिसाब किताब आ गया भाई तुझे। हाँ, ये बता, तेरे बाप की आंखें ठीक हुई हैं? उसको तो कुछ नजर भी नहीं आता। तो सुन, फिर आज रात को ना मैं आऊंगा तेरे घर पे, तेरे हाथ की रोटी खाने। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कोई इतनी फालतू नहीं हूँ। आया बड़ा मेरे हाथ का खाना वाले वाला। बड़े नखरे कर रही है तू। ओए, चल जा यहाँ से। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, समझा क्या? मुजम्मिला मुंशी साकिब से पैसे लेकर दोबारा खेत में काम करने लगी। इस दौरान उसने मुंशी से मिली हुई रकम माँ के हवाले कर दी। मुजम्मिला लिया के इलाके नवाकोट के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका एक बूढ़ा बाप था जो कि आंखों से माजूर था। उसका एक छोटा भाई भी था, जबकि साकिब नामी नौजवान गांव के करीब गला मंडी में बहैसियत मुंशी काम किया करता था और मुजम्मिला को दिल और जान से चाहता था। लेकिन मुजम्मिला उसके झांसे में आने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मुजम्मिला खेतों में काम कर रही थी कि साकिब भी वहां आ गया और एक दरख्त के नीचे बैठकर मुजम्मिला को देखने लगा। मुजम्मिला ने काम के दौरान अचानक पलटकर देखा तो साकिब को देखकर हैरान रह गई। वो तेजी से साकिब की तरफ लपकी। चलो, क्या कर रहा है यहाँ पे? ये देखने आया था। क्यों? तू मेरा चाचा या मामा लगता है क्या? गुस्सा क्यों करती है? मैं तो ये कहने आया था कि क्या बोलना चाहता है? यही बोलना चाहता है ना कि तू मुझसे मोहब्बत करता है ना? हाँ, यही तो कहने आया था। देख साकिब, तू जाके बेवकूफ किसी और को बनाइयो। मैं तेरे इन फालतू बातों में आने वाली नहीं, समझा? अच्छा बात सुन, मुझसे शादी करेगी? शादी? जा और जाके अपना मुंह धोकर आ। जा, चल। आया शादी करने वाला। उस वाक़े के बाद मुजम्मिला के घर में साकिब का आना जाना शुरू हो गया था और अब मुजम्मिला भी साकिब को पसंद करने लगी थी। लेकिन साकिब जब भी मुजम्मिला के घर आता जाता तो उसका नाबीना बाप और उसकी माँ को यह बात नागवार गुजरती थी। लेकिन मुजम्मिला कोई ना कोई बहाना करके उन्हें चुप करा दिया करती थी। एक रात साकिब मुजम्मिला से मिलने आया तो मुजम्मिला की माँ ने दरवाजे पर ही साकिब को रोक लिया। तुझे शर्म नहीं आती? चोरों की तरह अंदर आ रहा है। आखिर चाहता क्या है तो? मैं तो शादी करना चाहता हूँ मुजम्मिला से। अरे ये कौन सा तरीका है शादी करने का? देख रहे, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। अरे क्यों मेरी बच्ची को बदनाम कर रहा है तू? इसी गुफ्तगू के दरमियान मुजम्मिला भी दरवाजे पर आ गई और माँ को चुप करा के अंदर भेज दिया। देख साकिब, बात बहुत बढ़ गई है। अगर तू मुझसे वाकई शादी करना चाहता है ना तो कल अपने अब्बा को मेरे घर भेज दे। बात सुन, तेरे को तो पता है कि मेरा बाप नहीं मानेगा। ऐसा करते हैं, हम खामोशी से निकाह कर लेते हैं। तू जानता भी है कि तू बोल क्या रहा है? हम भागकर जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? उसकी तू फिक्र नहीं कर, गल्ला मंडी वाली जगह है ना मेरे पास, हम वहाँ रह लेंगे। अच्छा
तो ऐसा करना, कल शाम को जो है ना खेतों में आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। उस रात मुजम्मिला काफी देर तक बेचैनी के आलम में जागती रही। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। रात की तारीकी में मुजम्मिला खामोशी से एक कमरे में गई। उसने बड़े से संदूक का ढक्कन उठाया, कुछ कपड़े निकाले और फिर जेवर की पोटली भी बाहर निकालकर सब चीजों को एक और पोटली में बांधने लगी। इसी दौरान मुजम्मिला की माँ की आंख खुल गई। उसने नींद के आलम में मुजम्मिला को आवाज दी तो वो चारपाई पर नहीं थी। माँ घबराहट के आलम में चारपाई से उठी। उधर माँ के कदमों की आहट सुनकर मुजम्मिला के होश उड़ गए। उसने बिजली की सी तेजी के साथ पोटली दोबारा संदूक में रख दी। इसी दौरान माँ भी कमरे में दाखिल हो गई। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? वो अम्मा लाइट गई हुई है ना, मच्छर काट रहे थे तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। मच्छर काट रहे थे? अरे जा जाके चादर ओढ़ के सो जा। दूसरे रोज मुजम्मिला की माँ घर पर मौजूद नहीं थी। बाप सो रहा था और भाई शायद घर से बाहर खेल रहा था। शाम का वक्त था। मुजम्मिला ने पूरे घर का जायजा लिया, संदूक से पोटली निकाली और खामोशी से घर से बाहर आ गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे साकिब मोटरसाइकिल लिए नजर आ गया। मुजम्मिला मोहब्बत की रौ में बहकर घर से भाग निकली थी। उस शाम साकिब ने निकाह का वादा कर रखा था। साकिब मुजम्मिला को मोटरसाइकिल पर बिठाकर निस्बतन वीरान रास्ते से गल्ला मंडी तक ले गया। उसने एक गोदाम के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की, गोदाम का ताला खोला और मुजम्मिला को अंदर ले गया। साकिब मुबैना तौर पर मुजम्मिला को शादी का झांसा देकर गल्ला मंडी में ले आया था, जहां उसके साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती की गई। उधर लड़की के घर वालों ने मुजम्मिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी थी। पूरी रात गुजर गई थी और मुजम्मिला का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सुबह की नमाज खत्म हुई तो नमाजी मस्जिद से निकलकर अपने घरों की तरफ जाने लगे। एक शख्स खेत से गुजर रहा था कि अचानक उसका पांव एक मंजर देखकर रुक गए। 20 साल मुजम्मिला की फंदा लगी लाश दरख्त से लटकी हुई थी। मुजम्मिला की पुरस्रार मौत की खबर आनन फानन पूरे गांव से निकलकर मीडिया तक पहुंच गई। पंजाब के वजीर आला ने नोटिस ले लिया और फिर पुलिस हरकत में आ गई। थोड़ी सी कोशिश के बाद पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर साकिब से तफ्तीश की तो सारी कहानी सामने आ गई। साकिब ने पुलिस वालों को बताया था कि मुजम्मिला के साथ इज्तिमाई ज्यादती करने के बाद जब उसने एहतजाज किया तो उन लोगों ने उसका गला दबा दिया और फिर इस वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए उसके गले में फंदा डालकर उसे दरख्त से लटका दिया था। मुजम्मिला के घर वालों पर सख्ते का आलम था और उसकी माँ इंसाफ की दुहाई दे रही थी। इतना बड़ा जुल्म थी सारी बच्ची नाला सा निके निके मेरे बच्चे ना अखी तो कमजोर मेरा घर हाल है, मेरी मासूम बच्ची नाल इतना बड़ा ज्यादती थी है। ऐसा क्या चाहते हैं? मेरे नाल इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, मेरी मासूम नौजवान कुड़ी बच्ची मेरी लगी गई है। वजीरा कोई ऐसा दे भाई सारे नाल क्यों ज्यादती थी, सारे नाल कोई अच्छा हाल कर। मुजम्मिला एक इंतहाई चालाक इंसान की मोहब्बत के धोखे में आकर घर से भाग निकली थी। उसे क्या मालूम था कि शादी का झांसा देने वाला इस कदर जालिम और संगदिल साबित होगा। सर मिलन आई और मिलन आई यानी मैंने कहा मैं घर नहीं जाना, मैं घर नहीं जाना। मैं क्या यानी मैंने मेरे घर देने मारना था अपने नाल मैं मारे तक लगा उत्थे फिर 6:30 बजे जिस टाइम पता चला तो फिर असी भी उत्थे चले गए जिथे वो लाश ढूंढी खड़े थे। तो उत्थे असी भी जाके पूछे भाई पुलिस क्यों नहीं आ रही। ठीक है, उन्होंने तो पूछा भाई पुलिस को इतला हुई है या नहीं है। उन्होंने आके भाई इतला हो गई। पेट्रोलिंग पुलिस जो है ना वो उत्थे मौके पे थी। ठीक है ना, जो पंजाब पुलिस है वो बहुत लेट आई। वो आई है तकरीबन 8:30 या तकरीबन 9 बजे। लाश तकरीबन वाकई 10 सवा 10 बजे उतारी है दरख्त से। हाँ जी, जैसे ये हक़ाइक़ आपके इल्म में भी आ चुके हैं कि ये रात का वाक़या है। इस लड़की के जो पेरेंट्स हैं लवाहिकीन ने उन्होंने रात को पुलिस को इतला दी थी आधी रात के करीब कि ये घर से गायब है या से सोई हुई थी, अपनी चारपाई से मिसिंग है, निकली है।
और हमें शक है कि शायद किसी ने इसको अगवा कर लिया या किसी के साथ लिए चली गई। इनिशियली जो मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया, उन्होंने कहा कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है और बाद अज़ां गला दबा कर मारने से इसकी जो है वो डेथ हुई है। तो इस बेस पे हम इन्वेस्टिगेशन आगे चला रहे हैं। इस केस के इस बहीमाना वारदात की जो है वो FIR भी दर्ज हो चुकी है। जब ये इतला मिलती है कि जी लड़की की डेड बॉडी है और डेथ हो गई है, तो फिर जो अफसर आता है वो तफ्तीशी होता है, उसने अपने कागजात, बाकी इन्वेस्टिगेशन किट और सारा सामान लेके आना होता है। उसमें थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन 8 बजे तक यहाँ पुलिस पहुँच गई थी। शब्बीर को तवक्को है कि पुलिस इस घिनौने और शर्मनाक वाक़े के तमाम किरदारों को जल्द अज जल्द अपनी गिरफ्त में लेकर मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाने में ज़रूर कामयाब होगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।